आजकल आदमी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान है। नई गाड़ी नहीं ले पाए, डायमंड ईयरिंग नहीं ले पाए, हस्बैंड नहीं कर पा रहा है कुछ मेरे लिए, तो छोटी छोटी बातें हैं। असली में आपको क्या वो एक पॉइंट था जिसने आपको इतना मोटिवेट कर दिया कि आपने बस शुरू ही कर दिया? बहुत अच्छी दोस्त का फ़ोन आता है और वो मुझे फ़ोन करके बोलती है कि नीले देयर इज़ अ गुड न्यूज़, यार मेरी शादी तय हो गई है। एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आता है, नेहा का एक्सीडेंट हो गया है। जब वो नहीं रही तो एक चीज़ सीखने को मिली, दैट लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। From there, I started Vishalakshi Foundation. Why Vishalakshi? Because the friend who passed away, her name was Vishalakshi. जब अस्पताल के बाहर जाओगे तो आप देखो किस तरह से गांव से, कस्बों से, मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की बात बताऊं, बिहार से, उड़ीसा से, साउथ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, कहाँ से लोग गांव से, कस्बों से आ रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने परिजनों का इलाज करा पाए। Hi everyone, welcome to The Light. This is Shagun Katoj, clinical psychologist and wellness coach. We have Nilay Agarwal from Vishalakshi Foundation. Hi sir, काफ़ी अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए हैं। थोड़ा अपने बारे में बताइए। थैंक यू शगुन जी फॉर हैविंग मी। मेरा नाम नीला अग्रवाल है, जैसा आपने बताया। लखनऊ का रहने वाला हूँ। एक मार्केट रिसर्च फर्म में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। पिछले 9 साल से कॉरपोरेट वर्ल्ड में हूँ और काफ़ी कुछ सीखा है। बट दैट इज़ नॉट वाई वी आर हेयर। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल 9 to 5 जॉब, आई एम अ social worker as well. So I run this organization that is called Vishalakshi Foundation, जिसको 2019 में मैंने शुरू किया था। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो आप कर रहे हैं, पर असली में आपको क्या वो एक पॉइंट था जिसने आपको इतना मोटिवेट कर दिया कि आपने बस शुरू ही कर दिया? क्योंकि कई बार हमारे पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, करना बहुत चाहते हैं, ब्लूप्रिंट्स बहुत होते हैं, लेकिन शुरू नहीं कर पाते हैं जब तक कुछ हुआ ना हो। ये एक ह्यूमन नेचर होता है। इसके पीछे भी कहानी है। समाज सेवा कोई रातों रात आने वाली चीज़ नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि जब आप 50 साल के, 60 साल के हो जाते हो, रिटायर हो जाते हो, तभी आपको समझ में आता है कि मुझे सेवा करनी है। जनरली होता यही है, पर मेरे मन में शुरू से ही था, बचपन से ही था। मुझे लगता है सभी के मन में कुछ ना कुछ काइंडनेस होती है। हर इंसान के मन में 1% ह्यूमैनिटी होती है। छोटा था, बचपन में मम्मी टिफ़िन देती थी और एक फल देती थी, फ्रूट देती थी कि टिफ़िन भी खाना और फ्रूट भी खाना। और एक्साइटेड रहता था। एक्साइटमेंट इसलिए नहीं था क्योंकि टिफ़िन और फ्रूट था, एक्साइटमेंट इसलिए था क्योंकि कुछ अच्छा करने वाला था उस चीज़ से। मैं जाता था, टिफ़िन तो खा लेता था पर फ्रूट नहीं खाता था। वेट करता था कि कब 1 बजेगा और दोपहर में स्कूल की छुट्टी होगी। 1 बजता था, छुट्टी होती थी, तो स्कूल के हमारे मेन गेट के बाहर एक आंटी एक बच्चे को गोदी में लेके बैठती थी, भीख मांगती थी। तो पैसे तो नहीं होते थे पर एक फल ज़रूर होता था। तो वो टिफ़िन खाता था, फल नहीं खाता था, पर 1 बजे जब छुट्टी होती थी, घंटी बजती थी, तो सबसे पहले भाग के जाता था। उनकी गोदी में जो बच्चा बैठा होता था उसको मैं जो हूँ वो फल देता था। वो फल देख के बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था। जबकि इतना छोटा बच्चा है, उसको सेटिस्फैक्शन का मतलब नहीं पता, उसको मेंटल वेलबींग का मतलब नहीं पता, उसको ये नहीं पता फील गुड क्या होता है। उसको बस मज़ा आ रहा है ये करके। उसको लग रहा है आज मैं हीरो हूँ, आज मैंने कुछ अच्छा काम किया। यहाँ तक करता था कि अगर जिस दिन फल नहीं मिलता था तो स्कूल के बाहर जो है एक ठेला लगाता था फल वाला, तो चुपके से उसका फल चोरी कर लेता था और फिर वो फल भी जाके उसको देता था, क्योंकि लगता था कि मेरा डेली का जॉब है, ये करना ही करना है, इसमें ब्रेक नहीं हो सकता है। संडे होती थी दुख होता था, बट मंडे से फिर से खुशी होती थी कि मैं आज जाके ये काम करूँगा। आई यूज टू वेट फॉर दैट। लखनऊ का हूँ, लखनऊ में बहुत सारे भंडारे होते हैं। तो छोटा था तो सोचता था कि मम्मी पापा सबकी इतनी मेहनत करते हैं, हमारे मम्मी पापा इतनी मेहनत करते हैं, एंड मीट्स ही मैच करना इतना मुश्किल है कि 2 बच्चे उनके पढ़ाना, उनका कपड़ा, उनको खिलाना, परिवार को पालना ही इतना मुश्किल है। तो ये कौन अमीर लोग हैं जो हज़ारों की संख्या में एक ही दिन में लोगों को खाना खिला दे रहे हैं। तो यही सोचता था कि भगवान कभी बड़ा हुआ, लायक हुआ, पैसे वाला हुआ तो मैं भी एक दिन, हमेशा तो नहीं, एक दिन एक ज़रूर ये भंडारा कराऊँगा। इन्हीं सब थॉट्स के साथ बड़े होते गए। बड़े होते होते कॉलेज में आ गए, लिमिटेड पॉकेट मनी, फिर से वही कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं। आइडिया ये था कि 1-2 लोगों के लिए नहीं, बहुत बड़ा करना है, कुछ करना है कि जिससे कुछ मीनिंग निकले। कॉलेज निकल गया, कॉलेज निकलने के बाद करियर शुरू हुआ, दिल्ली आए, दिल्ली में नौकरी शुरू करी। फ्रेशर थे, बहुत कम सैलरी थी, उसी में रेंट देना है, उसी में आना जाना है, उसी में अपना खाना करना है, उसी में कुछ बच जाए तो अच्छी बात है, वैसे तो बचता ही नहीं था उस सैलरी में।
फिर से वो जो एक सोच थी कि कुछ इम्पैक्टफुल करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, खाना खिलाना है, सेवा करनी है, सोच ही रह गई। करते 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 2-4 साल बीत गए। सोचा जब सैलरी हैंडसम हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सैलरी तो किसको अच्छी लगती है, जितनी हो जाए उसको कम ही लगती है। तो ऐसे ही टलता गया। एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आता है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त का फ़ोन आता है और वो मुझे फ़ोन करके बोलती है कि नीले देयर इज़ अ गुड न्यूज़, एक खुशखबरी है। तो बता भाई क्या है? तो तू हंसेगा तो नहीं? मैंने कहा नहीं यार, जब खुशखबरी है तो क्यों हंसूंगा, बता बता। यार मेरी शादी तय हो गई है। तो वो जो मेरी फ्रेंड थी यहाँ थोड़ी सी हेल्दी थी, चबी थी, कहती थी मुझे शुरू से यो हनी सिंह टाइप के लड़के पसंद आते थे, भूरे बाल, ये बाल वो बाल, और अब देख मुझे एकदम अच्छा सा लड़का मिल गया है, वेल सेटल्ड, JP मॉर्गन चेज में जॉब करता है, अच्छी सैलरी है, एंड आई एम सो हैप्पी। और जो है तू ही बैचलर कराएगा और फिर हम लोग इस तरह से संगीत करेंगे, ये पहनेंगे, वो बहुत सारी बातें उसने करी, अपने मन की बात करी। 40 मिनट बात चली एंड फ़ोन हमने काटा रखा एंड वी प्लान्ड कि हम लोग मिलेंगे जल्दी, और ये वो वी वर हैप्पी, आई वॉज हैप्पी फॉर हर, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में उस उम्र में पहली शादी होने जा रही थी, क्योंकि किसी और दोस्त की तब तक शादी हुई नहीं थी। सो आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि चलो शुरू हुआ सिलसिला दोस्तों में शादी का। ऐसे ही फ़ोन रखता हूँ, 2 से 3 दिन बीतते हैं। हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है ऐश्वर्या, उसका फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे बोलती निलय तू कहाँ है? मैंने कहा यार मैं तो अपने फ्लैट में गुड़गांव पे सो रहा था, बता तू जहाँ पे भी ये दौड़ के सर गंगाराम हॉस्पिटल आ जा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? देन शी सेड कि बस आ जाओ, नेहा का एक्सीडेंट हो गया है। नेहा वॉज द सेम पर्सन जिसका फ़ोन आया था, जिसकी शादी तय हो गई थी। शी वॉज डूइंग LLM फ्रॉम पानीपत यूनिवर्सिटी। लौट रही थी तो गाड़ी से टक्कर हुई, फुटपाथ से सर लड़ा, काफ़ी डैमेज हो गया सर, काफ़ी ब्लड लॉस हुआ। सर गंगाराम हॉस्पिटल तक लाते लाते काफ़ी टाइम लग गया, उसमें भी काफ़ी लॉस हुआ। शी वॉज अनकॉन्शियस एंड शी वॉज ऑन वेंटिलेटर। मैं गया हॉस्पिटल एंड आई वॉज मीटिंग द सेम पीपल, वही चाचा ताऊ, परिवार, दोस्त यार, सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। ये वही लोग थे जिनको जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहन के नाचना था, गाना था, संगीत सेरेमनी, मेहंदी, बैचलर सब में होना था। एंड दीज पीपल वर रनिंग हियर एंड देयर। कोई मंदिर में है, कोई रो रहा है, कोई दवा के लिए भाग रहा है, कोई डॉक्टर के पास भाग रहा है, सब बदहवास परेशान है। विद इन 2 to 3 days एवरीथिंग चेंज्ड। 2 से 3 दिन तक शी वॉज 2 से 3 दिन तक शी वॉज फाइटिंग विद हर लाइफ एंड डेथ, एंड 2 से 3 दिन बीतते हैं और we got to know that she has passed away, she is no more. And that incident was something that मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ, कि मतलब ये हुआ क्या, कि अभी 4 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आ रहा है, मेरी शादी तय हो गई है, ये करेंगे वो करेंगे। Now this girl doesn't exist on earth, मतलब अब वो दुनिया में ही नहीं है, ये क्या है? मतलब आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज इस इंसिडेंट को 6 साल 7 साल होने को आ गए हैं, और मेरे कान में मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो फ़ोन है और मुझे वो आवाज़ आ रही है जिसमें वो बता रही है कि मेरी शादी तय हो गई। मतलब आई कैन फील दैट वॉइस, आई कैन हेयर दैट वॉइस। इतना ज़्यादा मैं शॉक में चला गया कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। मैं वापस अपने होम टाउन आ गया कुछ दिनों के लिए, और जॉब वॉब नहीं कर रहा था, कुछ नहीं, समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। आई वॉज इन शॉक कि कैसे भगवान के इतना निर्दयी हो सकता है किसी के साथ। अब जब वो नहीं रही तो एक चीज़ सीखने को मिली, दैट लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर यही सब सोचते सोचते समझ में आया कि जब किसी चीज़ की गारंटी नहीं है तो मैं वेट किस चीज़ का कर रहा हूँ इतने सालों से, कि पैसे नहीं हैं, जॉब अच्छी हो जाए, हैंडसम सैलरी हो जाए, घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं इस चीज़ के लिए, लोग मुझे साधु संत समझने लग जाएं, शादी होगी कि नहीं होगी, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। फिर जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने कहा कि नहीं, मतलब इट मेक्स नो सेंस, मेरी ज़िंदगी की क्या गारंटी, कल मैं हूँ नहीं हूँ, आज हूँ नहीं हूँ। सो let me start this, and from there I started Vishalakshi Foundation. Why Vishalakshi Foundation? Why Vishalakshi? Because the friend who passed away, her name was Vishalakshi, and as a tribute to her I started this organization, named it after her, because she taught me one thing. She
taught me that Nilay, I am gone, with me my dreams are gone. You are here and your dreams are still on. मैं तो चली गई, मेरे साथ मेरे सपने भी चले गए, शादी के, ब्याह के, घूमने के, फिरने के, खाने के, मौज करने के। तू तो आज भी है, तेरे कोई भी सपना है तो उसको पूरा कर। सपना तो एक ही था, लोगों को खाना खिलाना है, सेवा करनी है, बस हिम्मत नहीं थी, करेज नहीं थी। वो करेज शायद वो मुझे दे गई। एंड उसका इंस्टाग्राम आईडी था चूज टू शाइन, एंड आई एम श्योर दैट शी चोज टू शाइन एंड शी शाइनिंग अप अबव द स्काई, यू नो। और हमने ये शुरू किया, उसका नाम विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन दिया, और आज शायद वही कारण है जिसकी वजह से हम और आप मिले हैं और बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि वो एक ट्रिब्यूट था उनके लिए, काफ़ी अच्छा लगा, करेज लगता है वो चीज़ करने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक ऐसे एक्सपीरियंस को अपनी मोटिवेशन समझ के आपने आगे बढ़े हैं और दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, स्टोरी बताई थी आपने कि जब आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बाहर आप घूम रहे थे और आप लोगों को देख रहे थे कि स्ट्रेचर पे हैं, बाहर ही वेट कर रहे हैं, कब उनका नंबर आएगा, कब नहीं आएगा, उनके पास पैसे नहीं हैं इलाज को। तो आपने उससे क्या सीखा ज़िंदगी के बारे में? ज़िंदगी के बारे में तो मैंने इसी इंसिडेंट से सीखा, और यही इंसिडेंट एक सच्चाई है दुनिया की। अस्पताल के बाहर आप जाएंगे तो दुनिया की तो सबसे बड़ी सच्चाई आपको देखने को मिलेगी, और वो है पीड़ा। अगर इस दुनिया में आप पूछे तो सारी चीज़ें झूठी हैं और एक सच है, वो है मौत। वो आनी ही आनी है, उसको आप टाल नहीं सकते। सक्सेस आएगी नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं, पैसा आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं, गर्लफ्रेंड आएगी नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं, शादी होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं, कोई प्रमोशन होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं, पर मौत आएगी गारंटी है। कब आएगी ये नहीं पता, पर आएगी ज़रूर। और जब मेरी ये दोस्त गई तो ये तो एक क्लियर हो गया। और जब मैं अस्पतालों के बाहर जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, पर लोगों की पीड़ा, जब पीड़ा देखता हूँ ना तो समझ में आता है कितनी तकलीफ़ है दुनिया में। हम लोग जो आजकल कितनी छोटी, आप तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, आप इतने लोगों से बात करते होगे, आपको कुछ बहुत जेन्युइन केसेस लगते होंगे और कुछ बहुत स्टूपिड भी लगते होंगे। आजकल आदमी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान है, नई गाड़ी नहीं ले पाए, डायमंड ईयरिंग नहीं ले पाए, हस्बैंड नहीं कर पा रहा है कुछ मेरे लिए, तो छोटी छोटी बातें हैं। आप जब अस्पताल के बाहर जाओगे ना तब आप देखोगे कि असली दिक्कत क्या है। एसी एयर कंडीशन रूम में आदमी बहुत परेशान है छोटी छोटी चीज़ों को लेके। खाने को सब कुछ है, पहनने को अच्छे से अच्छा है, गाड़ी बढ़िया से बढ़िया है, पर परेशान है किसी स्टूपिड चीज़ को लेके। आपने ये बात बिल्कुल सही की कि ज़िंदगी में कितना भी हो हमें काफ़ी नहीं लगता है, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि और होना चाहिए और होना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है टू फील ग्रेटफुल अबाउट। मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की बात बताऊँ, बिहार से, उड़ीसा से, साउथ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, कहाँ कहाँ से लोग गांव से, कस्बों से आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने परिजनों का इलाज करा पाएँ। किसी ने बोल दिया कि वहाँ एम्स चले जाओ, किसी ने बोल दिया सफदरजंग हॉस्पिटल चले जाओ दिल्ली में, किसी ने बोला राम मनोहर लोहिया चले जाओ, किसी ने बोला कहीं चले जाओ, वहाँ पे जो है फ्री में इलाज हो जाएगा, चीप रेट पे इलाज हो जाएगा और इसका निवारण हो जाएगा सरकारी। और उसी उम्मीद में उस बेचारे के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो ट्रेन से है, पर वो किसी तरह से जोड़ जुगाड़ करके आता है, अपने जो घर का पेशेंट है, जो भी अपना बच्चा है, पति है, पत्नी है, जो भी है, उसको दाखिल कराता है, बहुत दौड़ भाग करके दाखिल, किसी तरह बिस्तर भी नहीं मिलते सरकारी अस्पतालों में, तो वो कराता है। और उसके बाद जब वो इलाज करा रहा होता है तो उस समय उसके पास रहने को छत नहीं होती है। आप ये समझ लीजिए, हमारे पास इतना पैसा कि हम पराए शहर में जाएंगे कहीं इलाज कराने तो हम ओयो तो कर ही लेंगे, मरता ना करता, पर उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। सड़क पे सोते हैं वो लोग, सड़क पे, अगर कहीं कॉरिडोर में जगह मिल गई तो वहाँ बिछा के सो जाएगा आदमी। जिस आदमी के पास छत नहीं है, उसके पास किचन भी नहीं है, उसके पास कोई सेवा नहीं है, खाने की सेवा नहीं है, वो सिर्फ भगवान के भरोसे चल रहा है कि भगवान मेरा इतना कुछ कर दे कि मेरा बच्चा सही हो जाए, भगवान इतना कुछ कर दे कि बस किसी तरह खाने को हो जाए। नवंबर में मेरे पिताजी को बीमारी हुई एक, और उनका जो ट्रीटमेंट है हमने पीजीआई लखनऊ से कराया, 6-7 महीने इलाज चला। तो उस समय वो तकलीफ़ मैंने देखी, तो वो जब तकलीफ़ देखी कि किस तरह से लोग इतनी दूर दूर से एक उम्मीद लेके यहाँ पे आए हुए हैं, किस तरह से यहाँ पे जीवन बसर करने को मजबूर हैं, तब ये समझ में आया कि कितनी तकलीफ़ है दुनिया में। और उस तकलीफ़ को देख के ही मुझे ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि अपनी तकलीफ़ में जो दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करे वही सच्चा इंसान है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं सबसे यही कहूँगा कि अगर जो इंसान अपनी तकलीफ़ में दूसरे की तकलीफ़ को ना भूले,
वही सच्चा इंसान है। और मेरी तकलीफ थी, मैं परेशान था, मैं दौड़ भाग कर रहा था, पर मुझे ये समझ में आया कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं। इसी अस्पताल में हज़ारों पेशेंट के माँ बाप आज परेशान हो रहे हैं, बच्चे घर परिवार वाले हो रहे हैं, तो हिंदुस्तान में कितने अस्पताल हैं जिसमें लोग परेशान होते होंगे। तब मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मुझे एक चीज़ आती है, मुझे कुछ आए ना आए, पर मुझे एक चीज़ आती है और वो है खाना खिलाना, तो मैं अस्पतालों के बाहर जाके खाना खिलाऊंगा। तब मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बाहर जाके कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुँचाऊँगा। और हमने शुरू किया है और ये हम कर रहे हैं, और ईश्वर ने चाहा तो और बड़े लेवल पे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अस्पतालों के बाहर करेंगे। जी। विशालक्षी फाउंडेशन खाना खिलाने के अलावा और क्या क्या चीज़ें करता है? जब विशालक्षी फाउंडेशन हमने शुरू किया तो बेसिक आइडिया तो खाना ही खिलाना था। हमने सबसे पहला अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको हमने नाम दिया प्रोजेक्ट हंगर। प्रोजेक्ट हंगर हमने शुरू किया लखनऊ से। इसके पीछे बड़ी प्यारी कहानी है। आप सोचिए, हमने पहली ड्राइव करी, हमें कोई नहीं जानता है। अभी विशालक्षी फाउंडेशन को थोड़े बहुत लोग जान गए हैं, पर उस समय जब आप शुरू करते हो तो कोई नहीं जानता है। तो मैंने क्या किया कि वही एक इंसिडेंट, लाइफ चेंज। मैं एटीएम जाता था, अपनी सैलरी से कुछ पैसे निकालता था, आसपास के एनजीओज में जाके कुछ ना कुछ बांटता था, चॉकलेट बिस्किट, जो भी सैलरी अलाउ करती थी, जो भी पैसा बचता था। करते करते जो है 2-4 लोग जुड़ गए, 5 लोग जुड़ गए, 10 लोग जुड़ गए एक कि हम भी तुम्हारे साथ कुछ करना चाहते हैं। हम भी बहुत समय से सोच रहे थे पर समझ नहीं आ रहा था कैसे करें, हिम्मत नहीं थी, पर तुम्हारे साथ लग लग के हम भी कर लेंगे। हमने चलो 2 से 4, 5 से 10 लोग हो गए। एंड देन जनवरी में हमने शुरू किया था, फरवरी में हम 10 लोग हो गए थे। फरवरी में हमने डिसाइड किया कि हम ऐसे ऐसे खाना खिलाएंगे। हमारा आइडिया था कि 100 लोगों को खाना खिलाते हैं। अभी यंग हैं, 100 लोगों का ही बजट हो जाए, फंड रेस करते हैं, ग्राफिक बनाते हैं, पोस्टर बनाया, ग्राफिक बनाया और 100 लोगों के खाने के लिए एक पेटीएम गूगल पे नंबर लिख दिया। तब क्यूआर स्कैनर इतना नहीं होता था, तो डाल के हम लोग सो गए। हमें लगा कि इसको रेस करने में ही महीना भर लग जाएगा, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे लोग जानेंगे, लोग हमें पैसे देंगे ही क्यों, कोई हमें डोनेट करेगा ही क्यों। तो करेंगे कोशिश और धीरे धीरे 2-4 ये 10-15 दिन में थोड़ा थोड़ा पैसा रेस कर लेंगे और अगले महीने होली पे हम लोग खाना बांटते हैं। हम लोग पोस्टर डाल के सब लोग 10 लोग सो गए, अपने स्टोरी में ये वो लगा के सो गए। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब नेक्स्ट डे सुबह सो के उठाऊं, हम 100 का सोच रहे थे, मेरे पास सुबह इतना पैसा आया था दैट वाज इनफ टू फीड 1000 पीपल। एंड आई वाज शॉक्ड एंड आई टोल्ड माय टीममेट्स, वो 10 लोगों का, एंड दे ऑल वर शॉक्ड, विच वेरी एविडेंटली प्रूव्स कि दुनिया में लोग आम आदमी पर विश्वास करना चाहते हैं। दुनिया में लोग थक चुके हैं बड़े बड़े नामों से। दुनिया में लोग चाहते हैं कि कोई नया लीडर, दुनिया में लोग चाहते हैं कि इस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर मुझे विश्वास है। तो मुझे ये समझ में आया कि जीवन में अगर हमने कुछ कमाया नहीं कमाया, पर हम लोगों का प्यार ज़रूर कमाया। और वो 1000 लोगों को हमने जब पहले ही अपनी ड्राइव में 1000 लोगों को खाना खिलाया, और वो करते 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 आज की तारीख में वी हैव सर्व मोर देन 3 मिलियन मील्स। इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस। पर ये 3 मिलियन की जर्नी इतनी आसान नहीं थी, ये 10 लोगों के अकेले के करने से नहीं होता। तो फिर हमको ये समझ में आया कि हमें और लोग चाहिए। पर जब आप 1000 लोगों को खाना खिला रहे हो तो आपका मैसेज वाइडर ऑडियंस से पहुंच रहा है। 10 से 20 हुए, 50 हुए, 60 हुए, 100 हुए, एंड टुडे वी आर अ टीम ऑफ 4000 वॉलंटियर्स अक्रॉस द कंट्री। 4000 वॉलंटियर्स। बट अगेन जब ये करते गए तो ये समझ में आया कि हमें भूखमरी पे काम करना है, कि देश में कोई भी भूखा ना सोए। एजेंडा, एंड गोल तो यही है ना, भंडारा कराने का, खाना खिलाने का। पहले तो एक इच्छा थी ये भंडारा कराया जाए, पर एक अब मकसद बन गया। और वो मकसद ये बना कि अब हम ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे और हम एक मुद्दा हल करेंगे, और वो है कोई भूखा ना सोए। और इसको करने के लिए सिर्फ खाना खिलाना सफिशिएंट नहीं है, बहुत चीज़ें लगेंगी। हम एक इनिशिएटिव रन करते हैं जिसका नाम है सैटरडे हंगर स्ट्राइक। उसमें कहते हैं कि एक जगह मैंने पढ़ा, और जो मैं पढ़ता हूँ उसको अगर वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं सोचता हूँ कि वो किताब में नहीं रहना चाहिए, वो रियल लाइफ में आना चाहिए। वहाँ पे लिखा था, खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देखिए, खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देखिए, कुछ यूँ इंसानियत का फ़र्ज़ निभा कर तो देखिए। और वो जब मैंने लाइन पढ़ी तो आई वाज लाइक वाओ, कितना सुंदर लिखा है कि एक वक्त आप ना खाना खाओ तो कैसा लगता है। जब हमारा व्रत होता है करवा चौथ का, या फिर नवरात्रों का, या कोई भी व्रत होता है, या फिर कोई भी उपवास जिस दिन हम रखते हैं, तो हमें तकलीफ़ होती है, हमें फील होता है ना कि अब भूख लग रही, परेशानी हो रही है। ऐसे कितने सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं देश के अंदर जो उपवास नहीं रख रहे हैं, वो मजबूर हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो
क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि अपना एक वक्त का ना खा के किसी ज़रूरतमंद को खिलाया जाए। तो हमने इसको नाम दिया सैटरडे हंगर स्ट्राइक। वाई स्ट्राइक? नॉट एन एक्चुअल स्ट्राइक बट मोर सॉर्ट ऑफ एन अवेयरनेस। हमने इसमें जो है कई सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ा और ये आइडिया पेश किया कि क्या आप हमारे साथ एक वक्त का उपवास, एक टाइम, सैटरडे को सिर्फ एक टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वॉट एवर इट इज़, एक टाइम आप ना खाना खाओ और उसकी जगह हम जाके किसी और को खाना खिलाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसका एक रूल है कि उसके लिए आपको सड़क पर उतर के ये मैसेज भी देना है। तो यू नो इट स्टार्टेड विद जस्ट वन थॉट। मैं अकेले गया, मेरे साथ एक मेरा वॉलंटियर था, उससे मैंने बोला कि तुम्हारा काम है वीडियो से कैमरे से वीडियो बनाना और मेरा काम है लोगों को यहाँ पे चार्ट पेपर के थ्रू इंस्पायर करना। एंड देन मैंने एक चार्ट पेपर लिया और उस पर लिखा उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। एंड दैट इज़ वॉट। और मैं जीटीबी मेट्रो स्टेशन पे था, बहुत फुटफॉल है वहाँ पे, एंड एवरीवन क्रॉसिंग बाय वाज सीइंग, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग मज़ा ले रहे थे, एंड सम पीपल लाइक गुड जॉब, गुड मैसेज। एंड हु केयर्स कौन हंस रहा है कौन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, क्या बुरा है। एंड कुछ 1 घंटे तक की एक्टिविटी हमने करी, इसको इंस्टाग्राम पे डाला। द वीडियो गॉट सम नॉट गॉट वायरल बट गुड 30-40,000 व्यूज़, विच वॉज गुड इनफ फॉर मी। और फिर धीरे धीरे करके 10, 20, 30, 40, 100, 500 युवा हमारे साथ जुड़े, जो दिल्ली के अलग अलग कॉर्नर्स में, रांची में, लखनऊ में, कश्मीर में, बम्बई में हमारे साथ जाके चार्ट पेपर पे हर सैटरडे को दे डू दिस एक्टिविटी वेयर दे टेल पीपल उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। और कई सारे ऐसे ही मैसेजेस कि लोग इंस्पायर हों कि हमें वेस्ट नहीं करना है और हमें लोगों की सेवा करनी है। और इस तरह से सैटरडे हंगर स्ट्राइक का जन्म हुआ। और हम उसके बाद जो खाना स्किप करते थे वो हम पैक करके लाते हैं या खरीदते हैं और हम वो जाके ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हैं। तो अगर 500 लोगों ने उपवास रखा है तो उसका मतलब ये है कि 500 ज़रूरतमंद लोगों को उस दिन खाना मिल रहा है। इसके अलावा अवेयरनेस हो गया, खाना खिलाना हो गया, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू रीच दैट गोल कि हम आज की जनरेशन को एजुकेट करें। एंड दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट दैट इज़ कॉल्ड ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट। हाउ ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट स्टार्टेड इज़ ऑल्सो अ स्टोरी। लॉकडाउन लगा, सारे लोग राशन बांट रहे थे, मुझे खाना ही खिलाना आता था, कभी स्कूल चलाने का आइडिया था नहीं टू बी ऑनेस्ट। बट करते 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 ईश्वर आपको वो रास्ता दिखाता है कि आप सोच रहे हो कि मैंने वो शुरू किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान ने मुझसे करा दिया। और वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि हम राशन जब बांट रहे थे गुड़गांव की एक झुग्गी में, तो बांटते 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 महीना 2 महीना जब बांटा लॉकडाउन में, तो बच्चे मिट्टी में खेलते थे। मुझे लगा कि शायद लॉकडाउन की वजह से ये स्कूल नहीं जा रहे, क्योंकि पास में एक सरकारी स्कूल है। फिर मैं बांट रहा था खाना, बांटते बांटते मैं बच्चों से पूछा, यार किस क्लास में पढ़ते हो? बच्चा बस भाई क्या पूछ रहा है ये अंकल, भाई जाओ यहाँ से, कुछ समझ में नहीं है, ब्लैंक, स्कूल क्लास ये क्या है? मुझे लगा कि शायद खेल रहा है, इंटरेस्टेड नहीं। दूसरे बच्चे से पूछा सेम, तीसरे बच्चे से पूछा सेम, और मैंने जब किसी बड़े से पूछते हैं, बड़े से पूछा तो कहता है भैया स्कूल हमारे तो खानदान में कोई पीढ़ियों में स्कूल नहीं गया है, ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड कि गुड़गांव में, आप जहाँ पे हमारी ड्रीम स्कूल सेंटर है, ये जिस स्लम है, आप देखोगे ना चारों तरफ बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, चारों तरफ बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है, कॉर्पोरेट्स हैं, बिग कॉर्पोरेट्स, यू नेम इट एंड आई टेल यू दे आर देयर। और उसके बाद वहाँ पे एक स्लम है जहाँ पे कोई लॉकडाउन में राशन देने को नहीं आ रहा था, कि ये भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, बिहार के माइग्रेंट्स हैं वो। और जब मैंने राशन बांटा तो भगवान ने ही भेजा होगा ना, कि भगवान ने कहा कि इस जगह पे कोई बांटने वाला नहीं है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की, अगर मैं नहीं जाता तो कोई था ही नहीं ना, तो मुझे तो भेजा गया। और वो भेजा भी ऐसे कि मेरी सोसाइटी से ठीक नीचे ही था वो स्लम एरिया। मैं गया, मैंने बांटा, और जब मुझे पता चला ये पीढ़ियों में कोई नहीं गया, तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि अगर कोई इनको इस समय खाना देने को नहीं, इतने बुरे वक्त में, तो कोई इनके बच्चों को शिक्षा क्या ही देगा। और अगर कोई शिक्षा नहीं देगा तो ये तो दे नहीं रहे, तो ये ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी जनरेशन, 52 किड्स, 52 बच्चों का भविष्य खतरे में। 52 बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो क्या होगा, और 52 बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या अंतर होगा, ये सोचने का विषय है। 52 किड्स अगर पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे तो देश के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, वो क्या कर जाएंगे देश के लिए। अगर ये नहीं पढ़े तो ये क्या करेंगे, कितना अंतर है वो। पर स्कूल चलाना ही नहीं आता है। खाना बांटना तो आता है कि भाई ऑर्डर किया, पैसे रेस किए, खाना ऑर्डर किया, लोकेशन पे बांट दिया, पर स्कूल चलाना तो आता ही नहीं है। और स्कूल चलाने के लिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी चाहिए। खाना खिलाना क्या, किसी एक दिन आपने डिसाइड किया, उस दिन एक लोकेशन पे जाके बांट दिया, फ्री हो गए। स्कूल खोलने का मतलब उम्मीद देना, लगे रहना, वापसी नहीं है यहाँ से कोई। इट इज़ नॉट जस्ट सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है तो वो फिर ये तो आपको 5 दिन 6 दिन चलाना है, लगातार आपको इन्वॉल्व रहना है। क्या मैं वो कर पाऊँगा, वो कमिटमेंट दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, वो चैलेंजेस, वो सवाल। पर वही
कि अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। और अगर मेरे सामने प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन नहीं निकाल रहा हूँ, तो एक जगह मैंने पढ़ा था, एक बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, वो थे बहुत नामी ग्रामी फोटोग्राफर थे, वो कहीं सदर्न ये अफ्रीकन किसी कंट्री में फ़ोटो खींच रहे थे। तो उन्होंने देखा एक फ़ोटो में कि मतलब उस टाइम पे बहुत अफ्रीका में जो है मैल न्यूट्रिशन था, बच्चे भूखमरी से मर रहे थे। तो एक बहुत मैल नरिश्ड बच्चा था और वो ज़िंदा था, पर वो चल नहीं पा रहा था, भाग नहीं पा रहा था, वो अकेला पड़ा था धूप में कहीं, और उसको गिद्ध वल्चर जो है खा रहा था उसकी स्किन नोच नोच के। वो बच्चा ज़िंदा था, उसको बचाया जा सकता था। एंड दिस गाय शॉट, उसने कैमरे से फ़ोटो खींचा, ही गॉट द वेरी गुड फ़ोटो, और वो खींच के वो फ्लाई करके वापस आता है, और उसके बाद जो है वो फ़ोटो जो है रिलीज़ होती है। एंड दिस फ़ोटो गेट्स अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, उसको खूब जो है बेस्ट फ़ोटो ऑफ द ईयर और ये फ़ोटो ऑफ द ईयर उसको इनाम मिलता है, और वो बहुत खुश होता है। बट सडनली कहीं से कोई एक आवाज़ आती है जिसमें वो बोलता है, वो व्यक्ति, कि इस बच्चे को तो बचाया जा सकता था, अगर वो कैमरा किनारे रख के उस बच्चे को बचाता तो ये बच्चा बच सकता था। और उसने वो सोचा ही नहीं, उसने फ़ोटो के ऊपर नहीं सोचा। और वो कैमरा, वो जो फोटोग्राफर था, उसके वो दिन रात इस बारे में सोचता रहा, उतना उसने सोचा, इतना परेशान हो गया दैट फाइनली उसने सुसाइड कर लिया। और यही पोजीशन मेरे सामने थी कि मेरे सामने प्रॉब्लम है और वो है एजुकेशन। अगर मैंने इन बच्चों को नहीं पढ़ाया तो कोई पढ़ाने नहीं आएगा, और मैंने नहीं पढ़ाया तो मुझसे पाप हो जाएगा, मुझे कुछ करना होगा इस बारे में। अगर मैंने नहीं किया, मैं चला गया, फ़ोटो वीडियो बनाई खाने का, फंड रेज किया, ये करके मैं चला गया, तो मैंने रूट कॉज पे तो काम ही नहीं किया, और वो थी शिक्षा। खाना तो इसीलिए खिला रहे थे ना क्योंकि शिक्षित नहीं है, शिक्षित होते तो शायद ये मजबूरी ना होती, तो आगे कभी कोविड आया तो इनके ऊपर ये बात ना आए, तो इसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। और हिम्मत थी नहीं थी उससे मतलब नहीं है, बस ये पता था कि पाप हो सकता है मेरे हाथों अगर मैंने ये काम नहीं किया। तो मेरे सामने अगर प्रॉब्लम है और मैं उसको सोल्व कर, कोई आपके दरवाजे पे आया, आपके घर में 4 रोटी, वो 1 रोटी मांगता है, अगर आप 1 रोटी देने से जान बचती है तो देनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो भी है, मेरे पास नॉलेज है, स्किल है, माँ बाप ने पढ़ाया है, कॉन्टैक्ट्स हैं, लेट्स यूज ऑल ऑफ देम। हमने उसी स्लम में 6 रूम रेंट पे लिए, 52 बच्चों का साथ था, और एक बोर्ड लगाया, एक चौक लाए, कुछ बच्चों के लिए स्लेट चौक लाए। स्टेज लॉकडाउन में ये सब मैं कर रहा हूँ, किस तरह से मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ। और फिर मैंने वो किया, और छोटी सी टीन शेड में इतनी सी छत, कुछ बच्चे, और शुरू हो गए हम। और हमने बच्चों से पूछा कि अब बताओ बड़े होके क्या बनोगे, एंड देन ब्लैंक। दूसरे से पूछा क्या बनोगे, ब्लैंक। पता ही नहीं है ना, आप स्लम की 4 दीवारी के बाहर कभी गए नहीं हो, तो आपको क्या पता दुनिया में क्या होता है, क्या प्रोफेशन होता है, क्या म्यूजिक होता है, क्या आर्ट होता है, क्या कल्चर होता है, क्या प्रोफेशन, नथिंग। एंड दैट वाज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मुझसे किसी ने पूछा तो बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं कहता वो प्लेन चला रहा है ना पायलट, वो बनना है। पायलट बन नहीं पाया, अलग स्टोरी है, सपना था। सपना तो होना चाहिए ना, सपने पे तो कोई पैसा नहीं लगता है, हर बच्चे का सपना होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। वो फील करता है, वो बने ना बने, वो अपने आप को, तब से मैं अपने आप को पायलट ही फील करता था अपने आप को, कि मैं टोपी पहनूँ, प्लेन चला रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई सपना नहीं तो तुम्हारे सपने लाते हैं। हम स्कूल को नाम देंगे ड्रीम स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे बच्चे सपने देखें और हमारे आपके जैसे लोग इनके सपने पूरे करें। हमारा बॉम्बे में सेंटर है, उसको स्वप्नशाला बोलते हैं। तो पाठशाला होती है, वैसे ही स्वप्नशाला नाम रखा है, तो ड्रीम स्कूल ही है हिंदी वर्जन। तो 52 किड्स के साथ हमने वो शुरू किया। 3 महीने में वो स्कूल ऑपरेशनल हो गया, हमें एक टीचर भी मिल गया। वो टीचर क्या था, उसके पीछे ये कि वो एक ऑफिस बॉय था, किसी ऑफिस में जाके चाय पानी लोगों को पिलाता था, सेवा करता था, पढ़ा लिखा था 10वीं क्लास तक। मैंने कहा यू आर हायर्ड। तो हमारे पहले टीचर हो, एटलीस्ट ABCD पढ़ाने के लिए कौन सी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए। छोटी इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनको स्क्रैच से शुरू करना है। एंड देन वी गॉट अ फर्स्ट टीचर, वी गॉट फ्यू डेस्क, टेबल्स, चेयर्स, लोगों ने डोनेट करना शुरू कर दिया, लोगों को प्यार मिला। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। फिर 52 बच्चों के साथ हमने अपना जर्नी शुरू किया। अब वो बच्चे बड़े बड़े हो गए काफ़ी, पर जब एक सेंटर रन करने लग गया तो मुझे लगा कि अगर, पहले तो मैं सोचता था कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, अब तो ये कर ले रहे हैं, 52 बच्चे हो गए हैं, स्कूल रनिंग है, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से पैसा भी आ रहा है। तो अगर हम एक सेंटर रन कर सकते हैं तो 2 क्यों नहीं। एंड विद दैट वी स्टार्टेड इन लखनऊ, अपने होम टाउन पे, क्योंकि वहाँ पे लोग संभालने वाले थे। 2 रन करने लग गए। 2 रन कर सकते तो 3 क्यों नहीं। फिर गुड़गांव आए, एक लोकेशन फाइनल करी, 3 कर सकते हैं तो 4 क्यों नहीं।
कश्मीर में खोला, 4 कर सकते तो 5 में क्यों नहीं, बॉम्बे में खोला, रांची में खोला, झारखंड के रूरल एरियाज़ में खोला, दिल्ली में खोला, करोल बाग में, भवाना में। करते करते टुडे वी रन 17 schools. A journey which started with 52 kids is now a journey of 2000 plus kids. Almost all of them are attending mainstream education system also. हम इन सारे बच्चों का आधार कार्ड डॉक्यूमेंटेशन करा के सरकारी स्कूलों में डालते हैं एंड a lot of these children go to private institutions as well. तो एक लड़का जिसने सोचा ही नहीं था कि मैं कैसे करूँगा, मैं आज भी सोचता हूँ कैसे कर रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है। लोग आपका भी सवाल था कैसे मैनेज करते, मुझे नहीं पता, इट जस्ट हैपन्स। सो ड्रीम स्कूल हो गया, अब ये बच्चा पढ़ लिख जाएगा, कहीं अफसर लग जाएगा, तो हमारा ये जो भूख का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। सो इट इज़ एन इकोसिस्टम, राइट। So this is what we are doing. Dream School, Saturday Hunger Strike, Project Hunger, साफ सफाई के लिए Project CNG, Cleanliness Drives भी करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और इस जर्नी में सबसे खूबसूरत चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि बहुत लोगों का प्यार मिल गया। जैसे क्या होता है ना कि जब भी हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या फिर नया शुरू करने वाले होते हैं, खासकर कि ये चीज़ जो आप कर रहे हैं, तो लोग बहुत क्रिटिसिज्म भी देते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अरे यार क्या शो ऑफ कर रहे हो, करना ही है तो छुप के करो, जो करते हैं वो तो कैमरा पे भी नहीं आते हैं। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ पे, क्या आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है? जब मैंने ये शुरू किया तो क्रिटिसिज्म बहुत मिला, मुझे लगा नहीं था क्रिटिसिज्म मिलता होगा इतने अच्छे काम में। दिखावा कर रहे हो, एक और नया NGO ब्लैक का वाइट करने के लिए, पैसा कमाने का नया ज़रिया, नेकी कर दरिया में डाल, दिखावा क्यों करना, एक हाथ से करो तो दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए, शो ऑफ क्यों कर रहे हो। बहुत सारे सवाल, बहुत क्रिटिसिज्म, हमें हर चीज़ का जवाब दो, हर चीज़ का ये दिखाओ, कहाँ गया पैसा। बहुत चीज़ें हुई लाइफ में, मुझे प्रॉब्लम किसी चीज़ से नहीं है, पर जब नए नए होते हो ना आप, अभी तो 6 साल हो गए, अब तो हम भी मोटी चमड़ी हो गए, पर जब नए नए होते हो तो वहीं पे गिव अप कर जाते हो आप। आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, आई वॉज लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लॉकडाउन पीरियड में ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म कि मैंने सोच लिया कि मुझे नहीं करना ये काम। मतलब जब इतनी मेहनत करनी है और मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं स्टार्टअप नहीं कर लूँगा कोई, उतनी ही मेहनत करनी है, उतना ही स्किल सेट लगाना है, उतना ही दिमाग लगाना है, तो मैं बाय दिस। एंड फिर मैं क्यों सुनूँ किसी गाली में, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और मैं जो मेरे ऊपर जो बीतती है वही चीज़ मेरे माँ बाप के ऊपर भी बीतती है, रिश्तेदार भी वही बोल रहे हैं, तो पापा को क्या लगता होगा कि पढ़ा लिखा बच्चा मेरा, उसके लिए इतना वो हो रहा, और मुझे भी सुनना, मुझे मेरे ऊपर क्या बीती कि मेरे माँ बाप क्यों सुने। एंड आई वॉज लाइक I cried a lot that day, I cried a lot and I was like no। लॉकडाउन था, 4 BHK फ्लैट में 4 दोस्त रहते थे, 3 अपने घर चले गए थे, मैं बेवकूफ़ों की तरह क्यों यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है गाली के अलावा। और जिनकी सेवा करते हैं वो भी कोई कम गाली नहीं देते, हम आपको सच्ची बात बताएं तो, वो भी उल्टा सीधा बोलते हैं, ये जो राशन दे रहा है इसको कुछ पैसा मिल रहा होगा तभी तो हमको दे रहा है, नहीं तो क्यों देगा। दुनिया की सुन रहे हो, आपको जिनकी सेवा करो उनसे भी सुनने को मिलता है, तो मैं नहीं करूँगा, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ। और आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट डू। और मैं बस स्लम गया, मैंने आकर राशन जो मेरा बचा था मैंने कहा बस मैं ये बांटूंगा। आई वॉज वेरी टीयरी आइज दैट डे, आई हैड टीयरी आइज दैट डे, कि बस किसी तरह बस मैं चश्मा लगा के गया, मैं बांटूंगा और बस गेम ओवर, अपनी जॉब पे ध्यान दूंगा। मैं भी अपने घर जाऊँगा, पागलों की तरह लॉकडाउन में अकेले यहाँ पे बैठा रहता हूँ, कोई बात करने को नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है, कुछ नहीं है, सब अपने अपने घर पे अपने परिवार के साथ है, बढ़िया वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्यों। मैंने कहा नहीं, मैं गया स्लम, मैं बांट रहा था राशन, बांटते बांटते एक बच्ची थी स्लम में, बहुत प्यारी सी छोटी सी थी, तो मैं उसको शुरू में जब मैं बांटने जाता था तो मैं उसको बड़ा बुलाता था, संजनी नाम था उसका, संजनी। तो देख के भागती थी। जब 1-1.5 महीना मैंने राशन 2 महीना बांटा, जब तक भागती थी वो मेरे हाथ ही नहीं आती थी। मैं सोचता उसको गले लगाऊं, उसको गोदी लूँ, प्यार करूँ, बड़ी प्यारी सी छोटी सी बहुत क्यूट सी बच्ची थी, पर वो नहीं आई। खैर उस दिन जब मैंने सोचा मैं लास्ट डे बांटूंगा, मैं बांट रहा था और मैंने कहा बस यहीं से गेम खत्म है। और बांटते जब राशन खत्म होने लगा था एकदम से मेरी ये, मतलब दिस इज सो भगवान वाली जो बात है वो इतनी सच्ची है कि मैं बांट रहा था और एकदम से मेरी एक बच्ची उंगली पकड़ती है और मैं जब नीचे देखता हूँ, दैट वाज संजनी, एंड आई वॉज क्राइंग लिटरली, कि मतलब कि ये मुझे रोक रही है। तब मुझे समझ में आया कि 4 लोग क्या बोलते हैं इसके लिए मैं ये गिव अप करने जा रहा था, और यहाँ पे 80 परिवार हैं और इनका मैं नहीं सोच रहा हूँ। 4 लोग क्या सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं है। अब 4 लोग क्या सोचते हैं या 40 लोग क्या सोचते हैं मैं ये नहीं सोचूंगा,
मेरा जो मकसद है मैं अब उससे पीछे नहीं हट सकता हूँ, क्योंकि ये इनकी उम्मीद अगर मैं उनके चक्कर में अगर मैंने राशन देना बंद कर दिया तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। तो आज तक वो चल रहा है विशालक्षी फाउंडेशन। विशालक्षी फाउंडेशन जो आपने बताया वो इतना कुछ कर रहा है और आप सिंगल हैंडेडली उसको संभाल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपके पास खुद टाइम नहीं है, तो उसको कौन संभालता है? आपके टीम में कितने लोग हैं, कितने वॉलंटियर्स हैं? अब इसी जर्नी में गाली भी मिली, प्यार भी मिला, करते करते जो है जो प्यार मिला, अप्रिसिएशन मिला, तो इतना मिल गया कि आज 4000 लोगों का साथ है, प्यार करते हैं, खड़े रहते हैं, पूछते हैं सर तबीयत ठीक है। जब खाना बांटता हूँ तो सबसे पहले बोलते हैं कि सर आप खाना खा लो। बच्चों को, हमारे ड्रीम स्कूल के बच्चों को मिड डे मील खिलाते हैं तो वो वेट करते हैं, जब उनको सबको खाना मिल जाता है तो वो क्या खाते ही नहीं है, कहते पहले आप खाओ। तो ये मेरे ख्याल से पैसा सब कमा लेते हैं, हमने ये कमाया है। तो अक्सर ना ऐसा सुना जाता है और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग मानते भी हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है ना जहाँ पे अच्छी हवा है, अच्छे लोग भी नहीं हैं, हर जगह क्राइम हो रहे हैं, जहाँ पे अपनी बहन, माँ, कोई भी यहाँ पे सेफ़ नहीं है। चलो वो तो अलग हो गया, आजकल तो लड़के भी सेफ़ नहीं हैं कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बीच में एक ऐसा फाउंडेशन कैसे? देखिए क्या होता है कि ये कहना भी गलत होगा कि एक फाउंडेशन या फिर एक व्यक्ति, सिर्फ विशालक्षी फाउंडेशन इज़ नॉट जस्ट रन बाय वन मैन नील अग्रवाल, नो। एज आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर अ टीम ऑफ 4000 वॉलंटियर्स अक्रॉस द कंट्री, जिसमें 2000 से दिल्ली में बैठे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये 2000 युवा दिल्ली के हैं। ये वही लोग हैं जो दिल्ली से प्यार करते हैं और दिल्ली को आगे ले जाना चाहते हैं। और थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे देश की है भी कि हम सब कुछ नेगेटिव ही देखते हैं। वी डोंट वांट टू लुक एट द पॉजिटिव साइड एज वेल। दिल्ली में पोल्यूशन है क्यों? दिल्ली में गंदगी है क्यों? दिल्ली में दिक्कतें हैं क्यों? ये बनाई किसने? यमुना गंदी करी किसने? कीचड़ करी किसने? कूड़ा फेंका किसने? हमने। ठीक है, तो जैसे हमारा घर है, हमारा ये घर है, जैसे इस घर में हम बैठे हैं, ये हमारा घर है फॉर एग्जांपल। इस घर में हमने सब्जी छीली, पैकेट निकले, कूड़ा निकला, डस्टबिन में डाला और हमने उसको डिस्पोज तरीके से किया। हमने अपने घर को तो झाड़ू लगाया, अपने घर में पोछा लगाया, हमें शर्म नहीं आई, नहीं आई ना। तो वैसे ही जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें थोड़ी सी शर्म आती है कि अपने कॉलोनी के कूड़े को साफ़ करने में, या फिर कहीं बाहर निकल के कि कोई पार्क है उसमें हम सफाई करते हैं तो हमको लगता है लोग क्या सोचेंगे। वो सोच बदलनी है। तो वो सोच देखिए, आदमी सब अच्छे हैं, व्यक्ति सारे अच्छे हैं, तभी तो ये दिल्ली में इतने सारे लोग जुड़े हैं जो खाना खिला रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं हमारे साथ। तो अगर हमारे देश में, जैसे हमारा देश क्या है? हमारा घर है। सिर्फ 4 दीवारी में रहना ही हमारा घर नहीं है कि आपने एक 4 दीवार बना दी, उसमें दरवाजा लगा दिया और उसमें झूमर लगा दिया तो हमारा घर हो गया। नहीं, मैंने तो कभी, मुझे तो कोई कह दे कि तुम्हारा घर क्या है, तो मैं हिंदुस्तान, पूरा भारत मेरा घर है। मुझे तो कोई बोल दे कि सोने की वजह से मैं तो रेलवे ट्रैक पे भी सो जाऊंगा इधर, क्योंकि मेरा घर है। अगर आपका ये घर है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर को साफ करो। और हमारा काम ये नहीं है कि हम क्रिटिसाइज़ करें, तो बाहर के देश के लोग वैसे ही बहुत कर रहे हैं, हंगरी इंडिया, पुअर इंडिया, डर्टी इंडिया, तो हम भी वही कर रहे हैं। तो हम तो उनकी बात को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमको तो मुंह बंद करने हैं लोगों के। हम मुंह बंद कैसे करेंगे? जब हम अपने देश की सफाई करेंगे, अपने घर की सफाई करेंगे। गंदगी ऐसे ही साफ़ नहीं होगी, गंदगी में हाथ डालना पड़ता है। जब गंदगी में आप हाथ डालते हो तभी वो साफ़ होती है। तो हमारे साथ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दिल्ली के अंदर जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप एम्स अस्पताल के बाहर जाइए, आप एम्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ विशालक्षी फाउंडेशन ही अस्पतालों के बाहर खाना खिला रही है। हम उन सारी संस्थाओं के मुकाबले 0.1% काम नहीं कर रहे हैं। उन सारे व्यक्तियों के मुकाबले मैं 1% भी उनके आगे स्टैंड नहीं करता हूँ। इतने अच्छे अच्छे लोग एम्स के बाहर जाइए, अगर ये लोग ना हो तो कितने लोग भूखे मर जाएं, कितने लोग परेशान हो जाएं, कितना व्यक्ति खाना खिला रहा है, कितना व्यक्ति सेवा में इन्वॉल्व है, कितना व्यक्ति साफ सफाई कर रहा है, कितने ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितने ढेर सारे यंगस्टर्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले तो बहुत पुराने में तो बहुत यंग लोग आगे नहीं आते थे, आज का युवा बहुत आगे आया हुआ है जो अपने देश की सफाई कर रहा है, गंदगी साफ कर रहा है, पोल्यूशन पे काम कर रहा है, एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। सो ये जो एक साइकोलॉजी या फिर एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया जा रहा है दिल्ली के लिए या फिर किसी और शहर के लिए, ये बहुत गलत है। हाँ, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, हमने वो सुना भी है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। उसके लिए हमको सबको साथ आना होगा। और मैं अभी भी लोगों को इंस्पायर करता हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि
देश की सेवा के लिए, अपने दिल्ली, अपने प्रदेश की सेवा करने के लिए जो हो सके वो करिए। अपने घर से बाहर निकलिए। घर पे बैठे बैठे एसी रूम में तो बहुत बेसिक है, ये हमारे देश की प्रॉब्लम भी है। आप बच्चा, रेड लाइट हुई, बच्चा भीख मांग रहा है, करतब कर रहा है, कुछ कर रहा है। आप एसी गाड़ी में बैठे हो, एसी गाड़ी में बैठ के देखते हो कि पता नहीं सरकार कुछ करती ही नहीं है इन लोगों के लिए, इतना भीख मांगते हैं, तो ये लोग कुछ करते ही नहीं है, ये बेचारे भूखे मरते होंगे। रेड लाइट से हरी हुई, इतनी बात आपने करी, करके आप आगे बढ़ गए। आपने क्या किया? कोई कुछ नहीं करता है मैं भाई, कोई तो तुम ही थे। अगर सारे लोग अगर ये सोच लें कि कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता, तो जीवन भर बच्चा वो जो है वो उसी ट्रैक पे, उसी लाइन में रह जाएगा, उसी लाल बत्ती पे करतब करता रह जाएगा। पर एक व्यक्ति निकलता है समाज से और वो कहता है कि चल तुझे स्कूल लेके चलता हूँ, तुझे नए कपड़े दिलाता हूँ, तेरी ज़िंदगी बदलता हूँ। तो ऐसे लोग हैं, तभी ये दुनिया चल रही है। अगर सारे लोग, अगर ऐसे सारे ही लोग मतलबी हो जाते तो ये दुनिया नहीं चलती। दुनिया में देयर आर पीपल हु आर वेरी गुड। दिल्ली इज चेंजिंग। आई सी अ ग्रेट पोटेंशियल एंड ग्रेट ग्रोथ इन दिल्ली। आई सी अ ग्रेट शिफ्ट इन द माइंडसेट एंड आइडियोलॉजी ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली। मैं देखता हूँ दिल्ली का युवा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और आने वाले कुछ समय में ये जो छवि दिल्ली की खराब हुई है, ये भी मैं सुधरते हुए देखता हूँ। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि रोड साइड पे ना बेगर्स होते हैं, ऐसे पुअर पीपल होते हैं जो आके मांगते हैं और फिर लोग करते नहीं हैं कुछ। जैसे आपने ना इन लोगों को काफ़ी करीब से देखा है, काफ़ी करीब से जाना है, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि काफ़ी बार क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं, अगर हम इनको पैसे दें या कुछ भी दें ना, तो ये जाके नशे करना शुरू कर देते हैं। ये जाके अफ़ीम होती है इनकी तो मेन, वो लेना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी सारे रूल्स निकले थे कि पैसे नहीं देने हैं, चलो पैसे नहीं देंगे, लेकिन जब हम उनको खाना भी दें ना, तब भी वो ऐसे हो जाते हैं, नहीं नहीं आप हमें 5 रुपये दे दो, आप हमें 10 रुपये दे दो। इससे क्या होता है कि लोगों को लगता ही नहीं है कि शायद ये बच्चे कुछ कर पाएंगे। देखिए, ये कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे और आप ही करने से नहीं होंगे, वहाँ पे सरकार का इंटरवेंशन। देखिए, मैं इस चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि हम हर चीज़ सरकार पे नहीं डाल सकते, पर इस चीज़ में भी बिलीव रखता हूँ कि हर चीज़ हम नहीं कर सकते। एक बहुत बेसिक सा आइडियोलॉजी है जो मैंने देखा है कि एक बहुत छोटी सी लाइन है, हम सब बोलते हैं और जो भी सुन रहे हैं वो सब भी यही बोलते हैं, वो भी ये समझेंगे कि भी क्यों मांग रहा, कुछ काम क्यों नहीं करता। वेरी बेसिक, कुछ काम क्यों नहीं करता। मैं जानना चाहता हूँ, जो ये व्यक्ति बोलता है कुछ काम नहीं करता, आप उसको अपने घर पे काम दोगे? सबसे पहला सवाल। आप जो हो, आप बोल रहे हो कि कुछ काम कर ले, हट्टा कट्टा है, यंग है, तू तो अच्छी खासी है, कहीं पे चौक, आप रखोगे? आप नहीं रखोगे। हम उस पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मेन स्ट्रीम में लाना ही नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ एक जजमेंट पास करते हैं। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग, कई सारे लोग हैं जो अच्छे बन रहे हैं, हम अच्छे हैं नहीं। हम कह रहे हैं कुछ काम क्यों नहीं करता, ये तो बढ़िया है, बस भीख मांगने में बहुत मेहनत लगती है भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है भीख मांगने में, धूप में चलना पड़ता है, कोई शौक से नहीं मांग रहा है भीख, पर उसको आप एक्सेप्ट तो करो। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपकी सोसाइटी है, आप सोसाइटी में रहते हो, आप सोसाइटी में जब मेड भी रखते हो ना, तो सोसाइटी पहले पूरा इंश्योर करती है कि उसका आधार कार्ड है, वो कहाँ से आई है, चोर उचक्का ना हो, ये ना हो, वो सारे वेरिफिकेशन, फुल वेरिफिकेशन के साथ आजकल लोग अपने घर पे मेड और वो रखते हैं, हेल्पर। उसके बिना कोई नहीं रखता है, अनटिल एंड अनलेस कि आप बचपन से किसी कॉलोनी में रह रहे हो, आप देख रहे हो कि तो हमारी कॉलोनी का ही है। तो आप कैसे किसी बेगर को, जिसको आप ज्ञान दे रहे हो कुछ काम क्यों नहीं करता, वो भी सोचता होगा कि तू दे देना काम भाई, पर कोई नहीं देगा। तो समय लगता है। समय कैसे लगेगा? आपको उस एनवायरनमेंट में रहना होगा। आप एक वक्त जाके पैसा दे के या खाना दे के फिगर आउट नहीं कर सकते हो कि सोल्यूशन कैसे निकलेगा। हम सब लोग, पूरी सोसाइटी, हम एक टाइम का पैसा दे के या एक टाइम का बिस्किट देते हैं या कुछ देते हैं, और वो लेता है या नहीं लेता है, उस पर हम एक सोच बनाते हैं, पर हम उस पर काम कर रहे हैं। ये तो काम करके ही सॉल्व हो सकती है ना कोई चीज़। आप सोचो कि मैं बीज डाल दूं और कल मुझे फल मिल जाए, ये कैसे होगा? उसको पानी देना होगा, खाद देना होगा, धूप देनी होगी, उसका ख्याल रखना होगा, देखना होगा कि कोई जानवर उसका छेड़छाड़ ना कर रहा हो, कोई घर का बच्चा उसके पत्ते ना तोड़ रहा हो, धीरे धीरे बड़ा होगा तब वो पेड़ बने। समय लगता है। हम समय नहीं देना चाहते, हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये जो विषय है, ये जो बेगिंग का या फिर नशे का, नशा मुक्ति केंद्र तो भेजो उसको तुम, वो तो नशे करेगा ही भाई,
उसको पढ़ा लिखा आदमी नशे करता है, उससे नहीं छुड़ाए जा रहे, तुम बात कर रहे हो जो सड़क पे रहता। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है, इसको समय देना होगा। ये हमारे आपके करने से नहीं, इसमें जो है सिर्फ किसी एक एनजीओ के करने से नहीं होगा, एनजीओ को भी आना होगा साथ में, सरकार को भी साथ में आना होगा, समाज के लोगों को भी साथ में आना होगा। और हमें बचना चाहिए किसी भी जजमेंट पे पहुंचने के लिए, किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए हमें पहले उसकी रूट को समझना होगा, ये कहाँ से पैदा हो रहा है। अगर मैं ये स्कूल नहीं खोलता ड्रीम स्कूल, तो आप बताओ ये बच्चे क्या करते? कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये स्कूल नहीं खोला तो ये क्या करते? छोटे बच्चे मिट्टी में खेल रहे होते, बड़े बच्चे नशे कर रहे होते, चेन स्नैचिंग कर रहे होते, भीख मांग रहे होते, ड्रग्स कर रहे होते, कुछ भी कर सकते थे ये तो। अगर ये स्कूल नहीं खुला है, टुडे व्हेन आई फील दैट कि अगर ये स्कूल नहीं खुला तो क्या होता? तो 17 स्कूल नहीं खुलते, 2000 बच्चों को एजुकेशन ना मिल रही होती, ये 2000 बच्चे क्या कर रहे होते? और आगे आने वाले टाइम में 20,000 होंगे, 2 लाख होंगे। और हमने अपने बच्चों को शिक्षा दी है कि नीला अग्रवाल आज है कल नहीं रहेगा। मेरी दोस्त भी थी, नहीं रही, तो मेरी लाइफ की गारंटी नहीं। पर बेटा तुम जब बड़े होना, इतने लायक बन जाना कि सब तुम्हारे सर के पास पैसा हो ना हो, तुम्हारे सर के पास स्कूल चलाने के लिए फंड हो ना हो, सपोर्ट हो ना हो, पर तुम लोग इतना लायक बन जाओ कि बेटा तुम ही लोग ये स्कूल चलाना। तो हमारे बच्चे स्कूल चलाएंगे, ये 2000 बच्चे, ये 2 लाख स्कूल चलाएंगे, और ये देखिएगा भारत का चेहरा कैसे बदलेगा। समय लगता है, समय नहीं देना चाहते हैं हम चाहते हैं बस आज जो है यंगस्टर समझेंगे कि हमें जो आज एक लड़की पसंद आ गई, बस हम उसको जो है उससे लड़की को देख लिया, उसने मुझे देख लिया, हमारी नज़रें मिल गई और बस हम लोग की लाइफ सेट है। ऐसे नहीं होता भाई, समय देना पड़ा, रिलेशनशिप को भी टाइम देना होता है। तो आप उस भिखारी के साथ रिलेशनशिप कौन बिल्ड करना चाहता है? कोई करना चाहता है? कुछ काम क्यों नहीं करता? तो दैट्स द सर्च, इट विल टेक टाइम। सोशल साइकोलॉजी में ना एक टर्म होता है प्रो सोशल बिहेवियर, या फिर हम उसको ऑल्ट्रिज्म भी बोल देते हैं, हल्का सा ही डिफरेंस है लेकिन सिमिलर वर्ड्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों में ना इंटरनली ही एक मोटिवेशन होती है कि हमें दूसरे के लिए कुछ करना है अपना बेनिफिट देखे बिना, है ना। कुछ लोग तो होते हैं जो जनरली अपना ही बेनिफिट देख के चीज़ें करते हैं ताकि उनको भी रिटर्न में कुछ मिले। तो आप अगर इस प्रो सोशल बिहेवियर में बिलीव करते हैं, तो जैसे कहा जाता है कि ये जेनेटिकली भी होता है कि किसी किसी के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली में ये चीज़ चलती आ रही है, ये इमोशन चलता आ रहा है, तो जाके ये चीज़ डेवलप हुई है। तो आपको क्या लगता है कि आपका प्रो सोशल किसी फैमिली मेम्बर में था या आप में खुद आया है? मेरा ये मानना है कि हम सारे बहुत लकी हैं कि हम भारत के निवासी हैं। हमने इंडिया में, भारत में जन्म लिया है। और मतलब वैसे तो मैं बहुत रिलीजियस बायस नहीं हूँ, बट आई फील वेरी प्राउड टू बी बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली। हमारे एंसेस्टर्स, हमारी सदियों से सेवा चली ही आ रही है। मतलब चाहे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, आज तक सेवा चल रही है। बट हाँ, अगर आप बोलो कि किस लेवल तक, तो हमारे कल्चर में कैसे है, मकर संक्रांति होता है तो मकर संक्रांति में खिचड़ी मिनसी जाती है, उसका एक हिस्सा जो है किसी मंदिर जाता है, पंडित को जाएगा, ब्राह्मण को जाएगा। हमारे यहाँ कंजक पूजा होती है, 9 दिन का उपवास रखते हैं। 9 दिन का उपवास रखने के बाद हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में कन्याओं को बुलाते हैं, और ऐसा कोई सीमित नहीं है कि अमीर घर की कन्या बुलानी, कोई भी कन्या, कोई भी बच्ची, उसको बुलाएंगे, उसके पाँव धोंगे, उसके पाँव धोने के बाद उसको भोजन कराएंगे, भोजन कराने के बाद उसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, छोटी बच्ची का भी। ये हमारा कितना सुंदर कल्चर है, तो हम वहाँ पे निकालेंगे। हमारे यहाँ अगर कोई मर भी जाता है, किसी की मृत्यु भी जाती है, तो हमारे एंसेस्टर्स के लिए हम पितृ पूजन करते हैं, है ना। उसमें भी जो है हम जो है एक हिस्सा निकालते हैं और हम ब्राह्मण को कराते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई देहांत भी हो जाता है तो हम 13 दिन के बाद जो है ब्राह्मण को बुला के 13 के दिन भोज कराते हैं। तो ये तो हमारे जेनेटिक्स में, खून में ऑलरेडी है, ये हम देखते आ रहे हैं। पर मैंने उसको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लेवल पे ले गया हूँ। अब मैं उसको सीमित नहीं करता हूँ होली, दिवाली या किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे। मेरे ख्याल से 365 दिन सेवा होनी चाहिए, और कन्या पूजन पे ही किसी कन्या की पूजा की जाए वो गलत है। ये तो वही वाली बात हो गई, 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे देश का जो है वो निकलता है, एक पेट्रियाटिक भावना, और उसके बाद वो झंडे सड़क पे घूम रहे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण पूजन जैसे होनी चाहिए, वैसे शूद्र की भी पूजन होनी चाहिए। ब्राह्मण की जिस तरह से सेवा होती है उस तरह से शूद्र की भी सेवा होनी चाहिए, और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, रिलीजन बेस्ड या फिर जेंडर बेस्ड या कास्ट बेस्ड भेदभाव ना करके। और अब ये जेनेटिक्स मेरे आगे पास होंगे तो शायद और बड़ा होगा। बट अगर हम आप एक क्लिनिकल टर्म की बात करें तो उस हिसाब से, प्रो सोशो के हिसाब से, तो हम पैदा ही उसमें हुए हैं।
तो प्रो सोशल बिहेवियर आपका कहना ये है कि ये मोस्टली सब में होता है, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर ही कुछ ऐसा है कि हम देते ज़्यादा हैं, उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं ना। तो क्या ये आजकल का जो जनरेशन है, सोशल मीडिया है, इन्होंने हमारी लाइफ को इतना इम्पैक्ट कर दिया है कि हम बस ये सोचते हैं कि हम और पैसा कैसे कमाएं, हम और नशे कैसे करें, हम और जितने भी कहते हैं ना कलयुग है, ग्रीड की चीज़ें ज़्यादा है, जिसमें हम बोलते हैं पैसा हो गया, नशे हो गया, किसी भी चीज़ की लत हो गई, ये इतनी ज़्यादा लग गई है कि लोग अपना ये ट्रू नेचर भूले जा रहे हैं। जो आपने बोला कि प्रो सोशल तो ऑलरेडी हम में होता है, तो ये क्यों भूल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? ये क्या है, हर चीज़ का प्रोस कॉन्स होते हैं कहते हैं ना। सिमिलरली सोशल मीडिया का भी है। हम भी उससे प्रभावित हैं और हम भी उससे पीड़ित हैं और हमने उससे फ़ायदा भी उठाया है। फ़ायदा मतलब देखिए, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज़ इट। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, पर हम पता नहीं उसका गलत इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं। सोशल मीडिया से की प्रॉब्लम ये है, अगर मैं अपने केस से रिलेट करके बताऊं, आप जो है छोटे कपड़े पहन के डांस करो तो बहुत बढ़िया। अब ये बहुत ही विवादित चीज़ भी है, मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला बोलेगा कि तुम कौन होते हो जज करने वाले। मैं कोई नहीं होता हूँ भाई, और छोटे कपड़े पहनो ना पहनो मुझसे कोई लेना देना नहीं। पर हम जो यहाँ पे पूरे दिल से, पूरे भाव से सेवा कर रहे हैं, उस पर लोग बोलते हैं कि शो ऑफ करते हो। वहाँ पे वो रील वायरल होगी। आप ये देखिए, लोग कीचड़ में कूद जा रहे हैं, गाली बक रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी हरकतें कर रहे हैं, तो उनको बिग बॉस में एंट्री मिल जाती है। वो गाली गलौज बको तो स्प्लिट्सविला में आप चले जाओगे, आप प्रोड्यूस में चले जाओगे, आप बड़े बड़े शोज़ में चले जाओगे, आप सेलिब्रिटी बन जाओगे, आप मारकाट करो, लोगों की हत्या करो, आप देखो कैसे फेमस होते हो। चोरी चकारी करो, आप देखो कैसे। आप खाना खिलाने निकलो मार्केट में, आप जाओ किसी की सेवा करने निकलो, किसी बूढ़े को जो है सहारा देने निकलो, किसी भिखारी को जो है उसको उस चक्रव्यूह से निकालने के प्रयास करो। आप जाओ किसी सड़क किनारे से सफाई करने, आप जाओ कहीं पे पौधा रोपने, आप जाओ कुछ भी बढ़िया करने, आप देखो कैसे क्रिटिसिज्म मिलता है। ये पैसा कमाने का बढ़िया ना जरिया निकाला तुमने भाई, ये बढ़िया है ब्लैक का वाइट करने का। ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हम लोग को सुनने में आती हैं। हमारी रील नहीं वायरल हो रही, हम यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, वृद्धों को खाना खिला रहे हैं, अस्पतालों के बाहर जाके खाना खिला रहे हैं, हमारी रील वायरल नहीं हो रही, हमारा कंटेंट वायरल नहीं हो रहा, हमारे साथ हम उतना फेमस नहीं हो रहे। हम देखिए, और मैं ये कह रहा हूँ फेमस होने में प्रॉब्लम क्या है। एक ये भी हो गया ना कि नहीं हम तो सोशल वर्कर हैं, हमें फेमस नहीं होना, मुझे होना है। मैं खुल के बोलता हूँ मुझे फेमस होना है। मैं फेमस होऊंगा, मेरी एनजीओ फेमस होगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन फेमस होगी, लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, लोग डोनेशन देंगे, लोग सपोर्ट करेंगे। हम 100 बच्चों से 200 बच्चे, 200 से 1000, 10,000 बच्चे पहुँच पाएंगे। हमें पहुँचना है। अगर मैं ही फेमस नहीं होऊंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी का एक फेस तो होता है ना। भारतीय जनता पार्टी का फेस हमारे मोदी जी हैं, कांग्रेस का फेस हमारे राहुल गांधी जी हैं, आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी हैं, बसपा का मायावती जी हैं, सपा का जो समाजवादी पार्टी का वो है, तृणमूल कांग्रेस का जो ममता बनर्जी, हर पार्टी का एक फेस है। विजयलक्ष्मी फाउंडेशन का फेस नीला अग्रवाल है, तो वो फेमस क्यों नहीं होना चाहिए। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हमारी संस्था कैसे आगे बढ़ेगी। पर हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आपको और पॉडकास्ट, हमें पॉडकास्ट में कोई बुलाता नहीं, आपने बुला लिया, हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो आपने इतने दुनिया में पता नहीं कहाँ से शॉर्टलिस्ट किया, कहाँ से आपको लगा कि ये लोग ऐसे हैं कि इनको बुलाना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो सोशल मीडिया का बहुत दुरुपयोग भी है, सदुपयोग भी है, और दुरुपयोग की ज़्यादा मान्यता हो गई है, सदुपयोग की कोई मान्यता नहीं है। ये एक आयरनी है जिसको हम सब फेस कर रहे हैं। पर हाँ, जो आप बोले वो नशे का कल्चर और ये कल्चर, बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। बच्चे जो हैं आजकल, जो कॉलेज के हैं, स्कूल कॉलेज के हैं, सबके हाथ में मोबाइल है और बहुत कोमल दिमाग होता है। ये अभी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कदम इन्होंने नहीं रखा है, इनको स्ट्रगल नहीं पता, इनको ये नहीं पता है कि माँ बाप कैसे पैसा कमा रहे हैं। हमको भी नहीं पता था ना जब हम कॉलेज में थे, तो उड़ाते थे। अब क्या है, अब खुद कमाते तो पता है कि रेंट देना है, टैक्स देना है, ये देना है, वो देना। तो उस बच्चे को कुछ नहीं है, उसको सब कुछ पका पकाया मिल रहा है। तो उसको जो है गुमराह करना बहुत आसान है, और आजकल गुमराह करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, मोबाइल काफ़ी है। अब क्या है कि वो बच्चा देख के अच्छा भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है। देखिए, इन्फ्लुएंस तो हमसे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे अच्छे काम को कोई नहीं अप्रिशिएट कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि बस हम वायरल नहीं हो रहे, हमारे मिलियन फॉलोअर्स नहीं हो रहे, हमारे पर चंद जो 1000 लोग हैं वो जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनको इन्फ्लुएंस कर पाएँ। तो एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय का वो बच्चा भी है जो किसी बार में, क्लब में बैठा हुआ है, जो हुक्का पी रहा है, जो बढ़िया मौज मस्ती कर रहा है, पैसा उड़ा रहा है,
और एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय का वो बच्चा जो हमसे इन्फ्लुएंस हुआ है, एक तो अदर वे जो हमारे अलावा दुनिया में हो रहा है उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, वो अपने अड्डे पे है भाई। हमारा अड्डा ड्रीम स्कूल है, हमारा अड्डा है राम मनोहर लोहिया अस्पताल, हमारा अड्डा है जहाँ पे स्वच्छता हो रही हो, वो हमारे अड्डे पे भी लोग हैं। तो जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, जिनको समझ में आया, जिनके माँ बाप ने उनको उस तरह की शिक्षा दी है, जो उन बच्चों को लगा कि भाई हमारा जो सैटरडे है, संडे जो हमारा छुट्टी के दिन है, हमें सर के साथ यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाना है, बच्चों को पढ़ाना, अपना टाइम देना है, तो वो हमारे साथ भी तो इन्फ्लुएंस हर तरह की है। पर हाँ, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा और माता पिता से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की ये है कि माता पिता बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माता पिता इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा कहता है कि मैं वहाँ पे ड्रीम स्कूल है, उनका करोल बाग में सेंटर है, उनका गुड़गांव में स्लम एरिया में, मैं वहाँ जाके पढ़ाने जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, झुग्गी में जाओगे अब तुम पढ़ाने? पापा मैं यहाँ सीपी आया हूँ घूमने दोस्तों के साथ। हाँ बेटा बहुत बढ़िया। पापा मैं यहाँ घूम रहा रोजारी गार्डन पे, बढ़िया। वो थोड़ी बता रहा मैं बियर पी रहा हूँ, वो तो अपना घूम रहा है। पापा का बहुत बढ़िया, तुम एक सभ्य आदमी वाला काम करो। मैं यहाँ पे आया हूँ, थोड़ा धूप थी पापा, ये वो यहाँ पे 50 बच्चे हैं झुग्गी के, गरीब बच्चे हैं, इनको मैं पढ़ा रहा हूँ। बेटा इतना ना करो, 1-2 बच्चों का कर लो और समय से घर चले जाओ। अब अगली बार के लिए बंद। हम फ़ोन करते, बच्चे कहते हैं कि सर मम्मी नहीं आने दे रही हैं, पापा नहीं आने दे रहे। अभी दोस्त बुला ले कि आजा चल सीपी चलते हैं, मम्मी सीपी जा रहे हैं, जाओ। तो ये माता पिता की भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमको ये लग रहा है कि हम अच्छी चीज़ में रोक के बच्चों को बुरी चीज़ से अगर हम निकाल ले जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। तो ये परिवर्तन आना चाहिए कि ये सब कुछ हम बच्चों पे भी नहीं डाल सकते, सब कुछ मोबाइल पे भी नहीं। समटाइम्स इट कम्स डाउन टू यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट विल ऑलवेज बी राइट नो मैटर हाउ मच रॉन्ग यू थिंक ऑफ इट, एंड रॉन्ग विल ऑलवेज बी रॉन्ग नो मैटर हाउ मच राइट यू थिंक ऑफ इट। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आज नहीं तो कल पता चलेंगे। जैसे काफ़ी सारे एनजीओ होते हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने वहाँ पे पहले पैसे इन्वेस्ट करते हैं, डोनेट करते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि वो तो एनजीओ कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए शायद लोगों का ट्रस्ट नहीं रह गया कि लोगों को हेल्प करना है। तो आप इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर सकें हम कि अच्छा ये एक जो एनजीओ है ये एक्चुअली काम करता है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और बहुत ही ज़्यादा भुक्तभोगी वो अच्छे लोग भी हैं इसमें जो कर रहे हैं सही में। कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मैं अगर बोलूं कि एक तालाब है जिसमें सारी मछलियां गंदी हैं और एक मछली अच्छी है, तो कौन मानेगा? तो ये तो वो तालाब है जिसमें एक गंदी मछली नहीं है, इसमें मछलियां ही गंदी हैं सारी, कुछ चुनिंदा मछलियां अच्छी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कभी भी एनजीओ को रजिस्टर कराने के फेवर में नहीं था, मैं कभी भी एनजीओ खोलने के फेवर में नहीं था। मैंने आपको क्या बोला, मेरा मन था इम्पैक्ट क्रिएट करने का। मुझे नहीं पता एनजीओ कैसे रजिस्टर करते हैं, पर मैंने जनवरी 2019 में ये विषयलक्ष्मी फाउंडेशन शुरू की थी। इट वाज नॉट अ रजिस्टर्ड एनजीओ। हमने 6 महीने बिना रजिस्ट्रेशन के काम किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता है एनजीओ क्या होता, और मेरा विश्वास नहीं है एनजीओ पे, खुद का नहीं है। तो मैं किसी को क्यों बोलूँ, मैं खुद ही क्यों रजिस्टर करूँगा? ना सेवा करेंगे, बट वो पैसा जब आने लगता है तो आपकी एक जवाबदेही बन जाती है। वो तो अकाउंटिंग और ये सब सीए ऑडिट होगा तभी आप दे पाओगे ना, पर वो तो तब होगा जब रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का होगा? एनजीओ। हम मजबूर थे एनजीओ खोलने के लिए। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है एनजीओ चलाने का कि एनजीओ खोल के मुझे एनजीओ का फाउंडर बनना है। मुझे एनजीओ नहीं अच्छा लगता, वर्ड ही नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इतना खराब कर दिया है लोगों ने, इतना पल्यूट कर दिया है इसको ऑलरेडी कि मुझे भी लोग बड़े तिरछी नज़र से देखते हैं। मुझसे बहुत दोस्त कट गए मेरे। मैं आपको बहुत सच्ची बात बताऊं, मतलब आप हंसोगे। मेरे मम्मी पापा जब रिश्ते की कहीं बात लेके जाते हैं और बताते हैं कि मेरा लड़का एनजीओ चला रहा है, दे डोंट से यस। उससे मतलब नहीं कि आप राष्ट्रपति से मिले हो या प्रधानमंत्री से मिले हो या फिर आपको इतना एक्नॉलेजमेंट मिला है, आपका फॉर्ब्स इंडिया में, टाइम्स नाउ में आप अप्रिशिएटेड। नो, एनजीओ चलाता है। नो वन वांट्स टू गिव देयर डॉटर टू अस, नो वन। उनको लगता है कि क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट है तो सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, कभी कभी खतरा भी होता है इस काम में, और कभी कभी आप अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करके ये काम करते हो, तो वो टाइम आप मेरी बेटी को नहीं दे पाओगे, आप मुझे नहीं दे पाओगे। नो वन वांट्स टू बी विद अस, राइट? तो अब बात आती है जैसे ये डोनेशन, तो मैं वो करना ही नहीं चाह रहा था, पर अब देखिए ऑन पेपर इंडिया में कुछ 31-32 लाख एनजीओज रजिस्टर्ड हैं। इतने हमारे देश में स्कूल नहीं है। अगर इतने स्कूल हो जाते ना हमारे देश में, तो आज कोई बच्चा शिक्षित नहीं होता, सारी समस्याओं का निवारण तो शिक्षा से ही हो जाता।
आप समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है शिक्षा। शिक्षा है तो सारी चीज़ों से निवारण है, पर वो नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए दिक्कतें हैं। और 32 लाख एनजीओ ने अगर सही से काम करा होता तो आज ये ही दिन नहीं देखने पड़ रहे होते कि गंदगी है, और जो दिल्ली के ऊपर लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और राज्यों के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सारे ने सही से काम करा तो सही एजुकेशन होती तो चीज़ें नहीं होती। पर वो प्रॉब्लम है, और उस चीज़ को फिगर आउट कैसे करें इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंग। मैं सबको यही बोलूँगा कि देखिए क्या है, हर बार लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते ना, लोग पैसा नहीं देते, लोग सपोर्ट नहीं करते, करना चाह रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आंख बंद करके आपका दिल अच्छा है, आप अच्छे इंसान हैं, आप करना चाह रहे हैं, आप पैसे देना चाह रहे हैं, आप जुड़ना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छे इंसान में और बेवकूफ़ इंसान में भी फ़र्क है, तो आप अच्छे इंसान बनिए पर बेवकूफ़ ना बनिए। आप संस्था जाइए, अब देखिए वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, जेन्युइन है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, सोशल मीडिया पे ही नहीं है, थोड़ा ज़मीन पे भी उतरिए। अगर आप नहीं उतर सकते हैं तो वेरीफाई करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और मैंने आपको बताया कि कभी कभी बात करके ही पता चल जाता है कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है ना। और बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। ग्रास रूट लेवल पे हमारे जैसे लोग जो बहुत अर्ली स्टेजेस में गिव अप कर जाते हैं, उनको सपोर्ट करो। क्या होता है कि हम लोग, मैंने जब नया नया एनजीओ शुरू किया तो मैं वो काम नहीं करता हूँ अब। मैंने जब नया नया एनजीओ जब शुरू किया तो मैं बहुत वीडियोस यूट्यूब पे जाके देखता था कि और ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर पीपल, हाउ दे आर वर्किंग। तो मैंने उनको ईमेल किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, कि कॉल भी करने की कोशिश की, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे काम। क्योंकि ये सोशल वर्क ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना बांटना ही है, यू हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट ATG, 12 वे, डॉक्यूमेंटेशन, ये वो। सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। नो वन गेव मी दैट, क्योंकि यंग थे, बच्चे थे, तो ये तो बच्चा है, हटाओ, कौन इस पर टाइम ज़ाया करे, ऐसे तो फंड नहीं है ना, ऐसे तो पैसे नहीं मिल रहे। तो लोगों ने मुझे इनिशियल स्टेज पे सपोर्ट नहीं किया। इनिशियल स्टेज एक इतनी डेलिकेट स्टेज होती है जिसमें बहुत सारे, आजकल मैं एनजीओ देखता हूँ, यंग एनजीओ, जो बच्चे शुरू करते हैं, 5-10 लोग यंगस्टर्स आपस में, कॉलेज के स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, और वो 6 महीने बाद दिखाई नहीं देते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है फंड्स नहीं आ रहे, सपोर्ट नहीं है, एंड देन वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और वो निकल जाते हैं। पर मैं ऐसे बच्चों को सपोर्ट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको सीखना है, आपको करना है, आप मेरे साथ जोड़ो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि यंग स्टेज पे एनजीओज़ को सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे जनरली एक सवाल पूछूं कि आपकी एक मनपसंद किताब या फिर शायरी कौन सी है, तो वो कौन सी? मेरी एक शायरी है जो मैं बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली बोलता हूँ, मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो लोग बोलते हैं ना, कैसे कर लेगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तू बोलता है कि यार भुखमरी खत्म कर देगा, इतने बड़े देश से भुखमरी खत्म कर देगा, यार बी प्रैक्टिकल, डोंट से एनीथिंग। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ, मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ खाना बांट बांट कर ही मिलेंगी, मंजिलें तो मिलेंगी भटक कर ही। जब घाट घाट का पानी पिएंगे, दुनिया में लोगों से मिलेंगे, दिक्कतें देखेंगे, भटकेंगे, तब जाके मंजिलें मिलेंगी। गुमराह तो तुम हो भाई, तुम तो घर से ही नहीं निकले, जो मुझे बता रहे हो। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, हर चीज़ हो सकती है। आदमी मार्स पे जा सकता है, चांद पे जा सकता है, तो क्या हम देश से भुखमरी नहीं खत्म कर सकते? इतनी छोटी सी चीज़ जिसका कोविड की इतनी बड़ी वैक्सीन बना सकते हैं साइंटिस्ट, जो इतने छोटे टाइम में बना सकते हैं, पूरे देश को, विदेश को भारत सप्लाई कर सकता है। तो हम अपने देश के लोगों को, जिसको एक रोटी खिला के भुखमरी खत्म की जा सकती है, जिसको छोटा सा ABCD पढ़ा के उसको शिक्षित किया जा सकता है, अगर हम वो ही नहीं कर सकते तो So I feel that everyone should understand कि आप जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हो। मैं एनजीओ को हटा देते हैं, आप जिंदगी में बड़ा लॉयर बनना चाहते हो, बड़ा एक्टर बनना चाहते हो, आपके सपने हैं, पर लोग अगर आपसे बोलते हैं ना कि ये नहीं हो सकता, कहाँ भाग रहा है, गिव अप, डू समथिंग एल्स, ना सुनो। वो आपका ड्रीम नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो आपका ड्रीम नहीं देख रहे हैं, वो नहीं समझेंगे आप क्या करना चाहते हो, वो पीछे खींच रहे हैं इसलिए क्योंकि वो उस नाव पे ही सवार नहीं है जिस नाव पे तुम सवार हो। तुम्हारी दिशा ही अलग है, तुम कहाँ भटक रहे हो, तो वो उनको नहीं समझेंगे। तो मंजिलें तुमको ही मिलेंगी, तुमको भटकना होगा। उनकी चिंता ना करो जो घूम रहा है, क्योंकि वो तो घर से ही नहीं निकले। तो दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, विच आई ऑलवेज, कहीं भी मुझे दिक्कत होती है, मैं कैसे पहुंचूंगा, कैसे होगा, देन आई टेल माई सेल्फ ऑल्सो, मंजिलें मिलेंगी, भटको, गुमराह ना हो, घर से निकलना होगा। बहुत ही खूब शायरी है ये। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो, अब जब आप 18 साल के थे उस वर्जन को, अभी जो आप हैं, तो
तो आप क्या देना चाहेंगे? कि तुमने इतना लेट क्यों कर दिया एनजीओ खोलने में ये सेवा करने में। तुम्हें एक दोस्त की ज़िंदगी ही क्यों लग गई है शुरू करने में। मैं बहुत लोगों से ये बोलता हूँ कि मुझे मेरी एक दोस्त गई, मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत झटका लगा, तब मैंने कुछ अच्छा करने का सोचा। उससे पहले मैं सिर्फ सोचता ही था, पर मैं अब कर पाया। मुझे एक हादसा लग गया ये करने में। तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई हादसा नहीं हुआ, भगवान ना करे कोई हादसा हो, तब तुम ये करो। बिना हादसे के भी तो अच्छे काम किए जा सकते हैं। कि ज़िंदगी में कोई हमारी ज़िंदगी से चला जाए, कोई पीड़ा आए, कोई दिक्कत आए, तभी हम कोई अच्छा काम करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे काम तब किए जब मैंने कुछ झेला है, और इस चीज़ का मुझे दुख है। मुझे अच्छे समय में करना चाहिए था, जब मैं बोल रहा था कि अभी मैं छोटा हूँ। तो लोग कहते हैं ना, अभी तो तुम अभी भी मुझसे बोलते तुम बहुत यंग हो, अभी तो छोटे हो, देखने में बड़े छोटे लगते हो। और जब मैंने शुरू किया था, सोचिए 6 साल पहले मैं और उम्र कम थी, तब मुझसे क्या बोलते थे कि क्यों कर रहे हो, और अभी तो बहुत यंग हो, पढ़ाई वढ़ाई और करो, हायर स्टडीज़ करो, अब्रॉड जाके जॉब करो, अभी तो लाइफ जीनी है, शादी ब्याह करो, सेटल हो, मौज मस्ती करो। मेरे बहुत सारे दोस्त यही करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, उनके लिए फ्राइडे का मतलब है नेटफ्लिक्स एंड चिल। मेरे लिए नहीं है वो मतलब। आई कांट सी नेटफ्लिक्स, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे लिए फ्राइडे का मतलब है मीटिंग, मेरे लिए फ्राइडे का मतलब है कि शाम हुई है तो मुझे सीए से बात करनी है, क्या चल रहा है, क्या चीज़ें नहीं चल रही है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइन कराना है, मुझे अपने स्कूल के लिए टीचर्स हायर करने हैं, मुझे बॉम्बे स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देखना है, मुझे अपने बच्चों के लिए सप्लाईज़ लाना है, मुझे स्टेशनरी अरेंज करना है। मेरे लिए सैटरडे संडे का मतलब वो है, मुझे आपसे बात करनी है ताकि ये मैसेज दुनिया तक पहुँचे। मेरे लिए नहीं है वो मतलब कि मैं 11 बजे तक 2 बजे तक हूँ। मेरी जिनसे बात हुई, मैंने उनसे बोला कि मुझे 9 बजे आप करा सकते हो ये आप हमारा पॉडकास्ट भी, बिकॉज टाइम इज़ ऑल दैट आई हैव। इसी 24 घंटे में जो आज और कल सैटरडे संडे होता है, इसमें मुझे बहुत कुछ फिनिश करना है, क्योंकि मंडे से मुझे वापस ऑफिस जाना है। तो लोग कहते हैं कि इतने यंग एज में क्यों कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैं लेट हो गया हूँ। दिस इज़ नॉट यंग। 18 साल में अगर मैंने ये काम किया होता तो आज मेरी 32 साल उम्र है। 28 और 4 14 साल में अगर मैंने ये काम किया होता तो आज मैंने कई बच्चों को शिक्षित कर दिया होता। तो मैं अपना 18 साल वाले वर्जन को देख के बस यही कहूँगा कि मैं लेट हूँ। और जो भी 18 साल 16 साल 15 साल का बच्चा ये देख रहा है, अगर आपके सपने हैं जो आपको लगता है कि इस उम्र से शुरू हो सकता है, उस पर काम करना शुरू कर दो। डोंट वेट एज अर्ली एज यू कैन। और मैं तो ये कहता हूँ कि युवाओं को मैं एक शेर भी बोलता हूँ कि सब कहते हैं कि जैसे मेरा काम है उसमें संघर्ष बहुत है, कि संघर्षों के बिना तो नहीं हो सकता, पर जो जवान है उनके लिए संघर्ष बहुत अच्छी चीज़ है। कि संघर्षों के साए में इतिहास हमेशा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमेशा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। जिस तरफ 18 साल का लड़का चलेगा ना, उस तरफ वो बहुत सारे लोग चलेंगे। जिस तरफ मेरा 32 साल का आदमी, 34 साल का आदमी, 50, तो वहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाएंगे लोग। तो जितना जल्दी चलोगे उतना ज़्यादा लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। तो 18 साल के 16, 18, 19, 20 जो भी जिनकी उम्र है, इट इज़ नेवर थिंक दैट इट इज़ टू अर्ली, ऑलवेज थिंक दैट यू आर रनिंग लेट। तो नीलेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एनजीओ का, खाना खिलाना हो गया, अवेयरनेस हो गई, एजुकेशन हो गई, पर अगर किसी को आपके एनजीओ तक पहुँचना हो या फिर आपसे बात करनी हो या फिर कुछ डोनेट करना हो, तो कैसे पहुँचे आप तक? हमारे देखिए सोशल मीडिया पे पहुंचना बहुत आसान है, रीच आउट करना बहुत आसान है। हमारा साथ ऐसा नहीं है कि हमने मैसेज करा और बहुत देर तक रिप्लाई नहीं आ रहा है। एज सिंपल एज यू गो टू इंस्टाग्राम, यू सर्च फॉर विशालाक्षी फाउंडेशन। विशालाक्षी फाउंडेशन जैसे ही आप सर्च करोगे, वहाँ पे आप इनबॉक्स में जैसे ही मैसेज डालोगे, विद इन few hours you will get a reply and you can directly get in touch with me from there. You will get my contact number. आप नीला अग्रवाल सर्च कर लो, विशालाक्षी फाउंडेशन सर्च कर लो, चाहे वो आप यूट्यूब पे करो, चाहे वो लिंक्डइन पे करो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे करो, चाहे आप ट्विटर पे करो, वॉट एवर इज सूटेबल टू यू, फेसबुक, वॉट एवर, वी आर वेरी मच रीचेबल। और यू कैन रीच आउट टू अस बाय राइटिंग एन email at info@vishalakshifoundation.org.